बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर। तो हार्मोनल डिसऑर्डर के अंदर एक फीमेल आई है जिसको प्राइमरी एमेनोरिया है। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है फेलियर टू स्टार्ट मेंसेस बाय द एज ऑफ 16 अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। अगर नहीं है तो 14 ईयर्स पे आपने प्राइमरी एमेनोरिया कहना होता है। सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी वगैरह को एक्सक्लूड करने के बाद जो आता है एमेनोरिया वो सेकेंडरी एमेनोरिया होता है कि इसमें मेंसेस 6 महीनों से ज़्यादा एब्सेंस होते हैं। ओके, आपने प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या मेनोपॉज को एक्सक्लूड करना होता है। इसके अलावा ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, इर्रेगुलर पीरियड होते हैं जिनका ड्यूरेशन 35 दिन से ज़्यादा होता है और एक साल में 4 से लेकर 9 आपको पीरियड्स देखने को मिलते होते हैं। तो ये फीमेल है, प्राइमरी एमेनोरिया, टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी एक्स होता है, 45 एक्स नॉट होता है। अब इसकी मैनेजमेंट डिपेंड करेगी एज ग्रुप पर। अगर चाइल्डहुड है तो आपने ग्रोथ पर फोकस करना है। अगर एडोलेसेंट है तो अपने प्यूबर्टी को इंड्यूस करना होता है। प्रेगनेंसी है तो आपने ओवम डोनेशन करना होता है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी होती है। अब इसके साथ जो एसोसिएटेड कंडीशंस होती है, ओके, तो उसका निमोनिक होता है स्कायर स्कायर। ओके, ऐसे क्या होगा, ऐसे आपका सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक हो गया। आई से आपका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आर से रीनल नॉर्मलीज है। ओके, इसके अलावा एंडोक्राइन डिसफंक्शन लाइक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस देखने को मिल सकता है। मेन आपको ऑक्टेशन ऑफ एओर्टा रट्टा मार सकते हो आप, हॉर्सशू किडनी रट्टा मार सकते हो, सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिल सकता होता है। अब काज ऑफ मैस्कुलिनाइजेशन इन फीमेल यानी फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म हो गया, वो क्यों हो सकता है? नंबर 1, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग कोई ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल सर्टोरी लेडिक सेल ट्यूमर है, या कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो गया, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया। और अगर आपसे पूछे मेल में फेमिनाइजेशन हो गया तो एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी हो सकता है, स्वेयर सिंड्रोम हो सकता है, या आपने रट्टा मार लेने का। जेनेटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लेवल कम होते हैं। दैट इज़ व्हाई आपने रिप्लेसमेंट देनी है हाइड्रोकोर्टिसोन की और फ्लोट्राकोर्टिसोन की फॉर साल्ट लूजर। जेनिटलिया की आपने सर्जरी करनी है और फेमिनाइजिंग जेनिटल सर्जरी करनी है विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ओके, एक पेशेंट आई है सेकेंडरी एमेनोरिया, तो आपने इसको कैसे इवैल्यूएट करना है? सबसे पहले आपने हिस्ट्री कराना है और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है, फिर आपने हार्मोनल लेवल कराना होता है, फिर आपने इमेजिंग करानी होती है, फिर आपने कैरियोटाइपिंग करानी होती है। हिस्ट्री में क्या-क्या सवाल पूछेंगे? नंबर 1, डेवलपमेंटल हिस्ट्री पूछेंगे इंक्लूडिंग द मेनार्की, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे। ओके, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री पूछेंगे, कुछ सिम्प्टोमेटोलॉजी पूछेंगे कि आपको साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन तो नहीं आता, जो कि इंडिकेट करता है क्रिप्टोमेनोरिया को। पास्ट मेडिकल या पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पूछेंगे, ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे, सिस्टमिक इंक्वायरी पूछेंगे। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको लोकल एग्जामिनेशन करना है ताकि परफोरेट हाइमन को रूल आउट करे। पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे कि यूट्रस मौजूद है या नहीं, या टेंडरनेस को देखेंगे। हाइट और वेट को कराएंगे ताकि टर्नर सिंड्रोम को रूल आउट कर सके। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करेंगे ताकि एस्ट्रोजन है या नहीं, जो कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को चेक करने के लिए होता है। अब हम इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराना होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया इज प्रेगनेंसी। फिर हार्मोनल लेवल करा लोगे, अगर एलएच एफएसएच के लेवल ज़्यादा है दैट मीन्स प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल करा लोगे, थायराइड के लेवल करा लोगे, अगर टीएसएच ज़्यादा है दैट मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म है। प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है तो वो प्रोलैक्टिनोमा की वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो गया। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस करा लोगे, आप एमआरआई कराओगे और हिस्टेरियोस्कोपी करा लोगे और लास्ट में कैरियोटाइपिंग टर्नर सिंड्रोम को देखने के लिए। ओके, एक फीमेल आई है जिसको डिलेड प्यूबर्टी है। डिलेड प्यूबर्टी दैट मीन्स 14 ईयर्स तक आपने कहना होता है, जबकि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी 8 साल होती है और बॉयज़ में 9 साल होती है। सबसे पहले आपने हाइट और वेट देखना होता है डिलेड प्यूबर्टी में कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिले तो नहीं है। फिर आपने प्यूबर्टी की स्टेजेस देखनी है, टेनर स्टेजेस। सबसे पहले थिलार्की होता है, फिर एड्रीनार्की होता है, फिर मिनार्की होता है, जो कि 2 से लेकर 3 साल के बाद देखने को मिलता है। रियल फील्ड हम चेक करेंगे पिट्यूटरी ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए, हिर्सुटिज्म कराएंगे, चेक कर देखेंगे एनी स्टिग्मेटा ऑफ क्रॉनिक डिजीज है और साइंस ऑफ टर्नर सिंड्रोम देखेंगे। अब प्राइमरी एमेनोरिया की काजेस को देखने के लिए आपको लेवल पे आना पड़ेगा, वो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ओके, हाइपोथैलेमस में क्या मसला हो सकता है, या तो गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो गया है, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो और साथ हाइपोएनोस्मिया हो तो उसको बोलते हैं कैल्मन सिंड्रोम। डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी के अंदर प्रोलैक्टिनोमा, क्रेनियोफैरिंजियोमा, ओवरी के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिल सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, सैवेज स्वायर सिंड्रोम हो सकता है जो कि 46XY होता है, सैवेज सिंड्रोम है जो कि रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम है। यूट्रस में क्या मसला हो सकता है, मुलिनिन एनोमलीज हो सकती है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है जिसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये मेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट तो होती है लेकिन इसमें एब्सेंट यूट्रस होता है, ब्लाइंड एंडेड वजाइना होता है। ओके, जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर पड़े होते हैं। ओके, और इसमें एंड्रोजन्स के रिसेप्टर में म्यूटेशन देखने को मिलती है। पीसीओएस में आ जाते हैं। पीसीओएस का क्लासिकल ट्रायड होता है। क्लासिकल ट्रायड क्या होता है, क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म जिसमें एक्ने हिर्सुटिज्म आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर इसके अलावा ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया देखने को मिलता है। और तीसरा जो होता है वो आपको अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं रोटरडम क्राइटेरिया। आपको 3 में से 2 चाहिए। जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है तकरीबन 8 या 8 से ज़्यादा सब कैप्सुलर फॉलिकुलर सिस्ट चाहिए जिसका साइज़ 10 मिलीमीटर से कम का हो, स्ट्रोमा भी बढ़ जाए, 10 एमएल से ज़्यादा का वॉल्यूम बढ़ जाए। ठीक हो गया? ओके, तो ये आ जाएगा। बाकी
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है पीसीओएस में? ओलिगोमेनूरिया, एमेनूरिया ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक्ने हिर्सुटिज़म देखने को मिल सकता है, सबफर्टिलिटी होता है, ओबेसिटी होता है, कैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को ठीक करना है तो आप सीओसीपी दे सकते हैं या साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन दे सकते होते हैं। सबफर्टिलिटी के लिए क्लोमिफेन या लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ट्रेनिंग है। ओबेसिटी के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन करते होते हैं, वेट रिड्यूस करते होते हैं, ओके, और एक्सरसाइज करते होते हैं। हिर्सुटिज़म या एंड्रोजन सिम्पटम को ठीक करने के लिए मेडिकल में आप क्रीम ऑफ वेनेक्वा इस्तेमाल करते होते हैं या सिप्रोटिनोन एसीटेट इस्तेमाल करते हैं, मेटफॉर्मिन भी दे सकते हैं। वैसे मेटफॉर्मिन हम फर्टिलिटी को भी इंड्यूस करने के लिए दे सकते हैं और डायबिटीज़ के लिए भी दे सकते होते हैं। सर्जिकल थेरेपी में लेज़र और इलेक्ट्रोलिसिस आ जाएगा और क्लियर। इसके बाद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। फीमेल में क्या होता है कि मेंसेस से पहले क्या आता है, एंग्जायटी, लेथार्जी, यानी फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्पटम आपको देखने को मिलते हैं। फिजिकल में ब्लोटिंग और साइक्लिकल वेट गेन आपको देखने को मिलता होता है और मास्टल्जिया देखने को मिलता है। जबकि जो साइकोलॉजिकल होती है उसमें आपको हेडेक, डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। तो फिजिकल के अंदर आपके ब्लोटिंग, साइक्लिकल वेट गेन आपको देखने को मिलता है, मास्टल्जिया देखने को मिलता है, जो कि साइकोलॉजिकल में आपका हेडेक, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी आ जाती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना होता है, कैफीन को अवॉइड करना होता है और अल्कोहल को अवॉइड करना है। एक्सरसाइज आपने अच्छे से करनी होती है। मेडिकल थेरेपी में आपने सीओसीपी देनी होती है, एसएसआरआई दे सकते हैं डिप्रेशन के लिए, फ्लोक्सेटिन, सिटालोप्राम है, ट्रांसडर्मल ईस्ट्रोजन या जीएनआरएच एनालॉग्स दे सकते हैं या फिर मल्टीविटामिन्स, बी6 या कैल्शियम, मैग्नीशियम दे सकते हैं। सर्जरी के अंदर बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी सारे खत्म कर दिया और अल्टरनेटिव थेरेपी में सेंट जॉन वॉर्ट है, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल या सीबीटी थेरेपी करेंगे। ओके, इसके बाद आ जाते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, ये एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर आती है। ओके, तो इसमें क्या होगा, हैवी या प्रोलॉन्ग वजाइनल ब्लीडिंग होगी, साथ में डिस्मेनोरिया भी हो सकता है, ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया होगा, लेकिन नॉर्मल एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन होगा और ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। सही हो गया। ओके, लेकिन अगर यूट्रस का साइज बड़ा हो तो आपने फाइब्रॉइड याद रखना है, जो कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करवाता होता है। ठीक है, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, पेल लुकिंग है, लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल है, तो ये ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन होता है। अगर एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होती है तो आप अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन देखनी होती है। अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव भी चाहिए, सीओसीपी या डीएमपी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपोर्ट में ड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। अगर मेडिकल थेरेपी है, मेडिकल थेरेपी सेम है जो हमने हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में पढ़नी है। एनसैड आपने देने होते हैं, ट्रांएग्जामिक एसिड या मेफिनेमिक एसिड आपने देना होता है। इसके अलावा एलएनजी आईओएस देना होता है, ट्रांएग्जामिक एसिड देना होता है, ओके, और जीएनआरएच एनालॉग्स आपने देने होते हैं। और सर्जिकल थेरेपी में एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, जिसमें आप इम्पीडेंस कंट्रोल एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं, बैलून थेरेपी कर सकते हैं, माइक्रोवेव एब्लेशन कर सकते हैं या हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं। बस एंडोमेट्रियल एब्लेशन या हिस्टेरेक्टमी है। बाकी माइक्रोवेव से तो मैंने खाना सुना था, यहाँ से एब्लेशन भी करते हैं, ये भी करते हैं। अब ये क्या होता है, जो इसका डायग्नोस कैसे बनाएँगे? जो ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन होता है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन आपको देखने को मिलता होता है, यानी आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराओगे, आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, आप कोआगुलेशन प्रोफाइल कराओगे, कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए। एक आपने एचएमबी के अंदर कॉजेज़ पढ़ा होगा, पाम कॉइन, पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा आपको देखने को मिलता है, मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है, कोआगुलोपैथी है, ओव्यूलेटरी डिजीज़ हो गया, क्राइन की एंडोमेट्रियल डिजीज़ देखने को मिल सकते होते हैं, याट्रोजेनिक हो सकते हैं और नॉट क्लासिफाइड। तो जो पाम कॉइन होता है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए होता है। एक पेशेंट आई है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, तो आपने क्या-क्या सवाल पूछने होते हैं? नंबर 1 आपने पूछना है ब्लीडिंग के बारे में कि क्वांटिटी पूछनी है कि ज़्यादा थी या कम थी। नंबर 2 इसकी आपने, ओके, ब्लीडिंग के लिए पूछना है कि आप टैम्पून या टॉवल इस्तेमाल करते थे। इसके बाद है कि कितनी फ्रीक्वेंटली आपको पैड्स चेंज करने पड़ते थे, कोई क्लॉट्स तो नहीं आता था, उसकी क्वांटिटी हैवी फ्लडिंग तो नहीं थी, ओके, और आपको टाइम ऑफ तो नहीं लेना पड़ता था इसकी वजह से, या इसकी वजह से कन्फाइंड तो नहीं हो जाना पड़ता था, उसकी वजह से एनीमिया तो नहीं हो जाता था, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और डज़ इट कॉन्स्ट्रेन योर लाइफ एक्टिविटी, ये आ जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन में सारे सीबीसी कोआगुलेशन प्रोफाइल करा लोगे, ओके, बाकी थायराइड फंक्शन टेस्ट कराओगे, हाइपोथायरायडिज्म की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, अल्ट्रासाउंड करा लोगे आप, हाई वजाइनल या एंडोसर्वाइकल स्वैब लोगे या एंडोमेट्रियल बायोप्सी लोगे। अब एंडोमेट्रियल बायोप्सी की क्या इंडिकेशन होती है? अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की होगी या 45 साल से ऊपर की है, ओके, या मेडिकल थेरेपी से ठीक नहीं हो रही, वो हमने पढ़नी है। कहने का मतलब है एंडोमेट्रियल कैंसर वाले टॉपिक में, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सर्जिकल थेरेपी में क्या होता है, फाइब्रॉइड है तो आपने मायोमेक्टमी करना है, ओके, मायोमेक्टमी, ट्रांस सर्वाइकल डिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड है, हिस्टेरेक्टमी या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो 1 सेकंड एंडोमेट्रियल एब्लेशन करेगी या पोलिपेक्टमी करेगी। एब्लेशन के अंदर इम्पीडेंस कंट्रोल होता है और दूसरा आपने माइक्रोवेव रट्टा मार लेना है। कैंसर के अंदर हम क्या करते हैं, बायलैटरल साल्पिंजो, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी करते होते हैं और साथ में हम क्या करते होते हैं, बायलैटरल पेल्विक लिफ्ट करते होते हैं। अब इस पेशेंट में देखो यूट्रस का साइज़ बड़ा हुआ है, एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 से ज़्यादा है, तो आपने हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी होती है, ओके, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब लेबर करते हैं, जब 80 एमएल से ज़्यादा का ब्लड हो जाए। तो बाकी इसके कॉजेज़ का ऑलरेडी मैं मॉर्निंग बता चुका हूँ। अब एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है तो वो किससे लेते हैं, पीपीएल से लेते होते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने स्पेकुलम डालना वजाइना में ताकि इसको ओपन करे, ताकि सर्विस नज़र आ जाए। नंबर 2, तब पहले पहले वजाइना में स्पेकुलम डाला, फिर सर्विस की बारी है तो आप इसको क्लीन करना एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और इसको होल्ड करना है दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। फिर कैनुला को आपने यूट्राइन कैविटी में डालना है और सक्शन सिरिंज इस्तेमाल करनी है ताकि एंडोमेट्रियम के कुछ पीसेस आप ले लें, सक्शन खींच लेना और फिर हम सैंपल को फिक्स
करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड में, स्टोर कर देगा, एनालिसिस करेंगे। ओके, एलएनजी आईयूएस क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज़ हाइली इफेक्टिव होता है, 95% तक क्या होता है नंबर 1 हाइली इफेक्टिव अल्टरनेटिव होता है और 95% तक ये क्या करता है ब्लड लॉस को कम कर देता होता है। ठीक हो गया? ओके, अल्ट्रासाउंड में 2 चीज़ें देखते हैं, नंबर 1 एंडोमेट्रियल थिकनेस और दूसरी आप देखते होते हैं एंडोमेट्रियल या एडेनिक्सन मास देखते होते हैं। अब एक पेशेंट आई है प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के साथ, तो प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है? पेनफुल पीरियड सिंस एन ऑनसेट ऑफ मेनार्की कि मेनार्की से ही पेनफुल पीरियड हो रही है, जबकि सेकेंडरी एमेनोरिया जो कि किसी टाइम पीरियड से डेवलप हुआ है। अब सेकेंडरी एमेनोरिया के डिफरेंशियल पूछे हुए उसका निमोनिक होता है, पीच होता है, पी से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ई से एंडोमेट्रियोसिस है, ए से एडिनोमायोसिस है, सी से सर्वाइकल स्टेनोसिस और एच से हेमाटोमेट्रा होता है। और हेमाटोमेट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है, किसमें देखने को मिलता है? आपको मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता होता है, इम्परफोरेट हाइमन में देखने को मिलता होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें आपने प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल करने हैं, ओरल डिसोकेस्ट्रल या डीएमपी इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा पेन के लिए आप एनसैड दे सकते हो, सीओसीपी इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्मेनोरिया के लिए, ओके, एलएनजी आईओएस दे सकते हो, जीएनआरएच एगोनिस्ट दे सकते होते हैं। मेन आपने रट्टा मार लेना है, प्रोजेस्टेरोन देते होते हैं आप। बाकी इन्वेस्टिगेशन क्या कराएगा? सीवियर डिस्मेनोरिया में क्रैम्पी है, अब में भी आपको देखने अच्छा ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है लास्ट 2 ईयर्स से, ओके। और क्रैम्पी नेचर है तो उसके लिए क्या-क्या कराओगे आप? पहले तो जनरल इन्वेस्टिगेशन कराओगे, फिर अल्ट्रासाउंड करा लोगे, वजाइनल स्वैब ले लोगे और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी है। लैप्रोस्कोपी ये एंडोमेट्रियोसिस के लिए डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों का काम करती है। ओके, बाकी हम आ जाते हैं ओके मैनेजमेंट के अंदर डाइटरी मॉडिफिकेशन है जिसमें फैट की और लो फैट वेजिटेरियन डाइट लेंगे और एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे। मेडिकल थेरेपी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, एनसैड लेते होते हैं, प्रोजेस्टेरोन लेते होते हैं, सीओसीपीज़ लेते होते हैं, एलएनजी आईवीएफ लेते हो, जीएनआरएच एनालॉग्स साथ में लेने होते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज़ पॉइंट्स कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो ट्राइनेक्सामिक एसिड होती है, एंटीफिब्रिनोलिटिक होती है। वैसे फर्स्ट लाइन तो आपको वो बोलना चाहिए, कहने का मतलब है एनसैड होती है। वैसे लेकिन डिस्मेनोरिया के लिए वन सेट कह रहा है। चलो फर्स्ट लाइन ट्राइनेक्सामिक एसिड है। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, थिलार्की होती है, उससे 2 से लेकर 3 साल के बाद मेनार्की होती है। ओके, सही हो गया। जो प्यूबार्की या एड्रीनार्की होती है वो एस्ट्रोजन पे डिपेंड नहीं करती होती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनोपॉज़ है, मेनोपॉज़ में वीपी, सैड, रट्टा मार लेना, वेसोमोटर, साइकोलॉजिकल सिम्पटम देखने को मिल सकते होते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकती होती है, डिस्पैरिनिया देखने को मिल सकता है, वजाइनल एट्रोफी देखने को मिल सकती होती है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, डिमेंशिया देखने को मिलता होता है, ओसीडी से रट्टा मार सकते हैं। तो इसके लिए आपने एचआरटी इस्तेमाल करना है जिसमें क्या होता है एस्ट्राडायोल होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। मीन एज क्या होती है मेनोपॉज़ की 51 से 52 ईयर्स होती है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एचआरटी तो आपने एक्यूट लिवर डिजीज़ में नहीं इस्तेमाल करना होता। लिवर डिजीज़, रीनल डिजीज़ में और इन्फेक्शन में, इम्यूनोडेफिशिएंसी में और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में आप मेथोट्रेक्सेट भी इस्तेमाल नहीं करते। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एचएमबी अगर कहने का मतलब एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 से ज़्यादा हो गई है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा या 45 ईयर्स से ऊपर गया तो आपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है, हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी।